हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर। आज के वीडियो में जो हमारे सिलेबस के अंदर चीज़ें हैं, विद्युत वाहक बल जिसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं, दूसरा टर्मिनल विभवांतर और तीसरा आंतरिक प्रतिरोध जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। बहुत मज़ेदार टॉपिक हैं, बहुत अच्छे टॉपिक हैं, परंतु समझना बहुत ज़रूरी है। इनको जितना अगर आप समझोगे इसको तो आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ें लगेगी, सब समझने की चीज़ें हैं। तो इन तीनों टॉपिक को में से आप लेने से पहले हम सेल के बारे में देखें कि सेल का क्या है। हालांकि ये सब केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमको सेल की थोड़ी सी क्रियाविधि इसमें यदि हम देख लेते हैं तो हमको ये पॉइंट जो है ये समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो देखिए, सेल के बारे में आप जानते ही हैं, अपन बोल देते हैं कि भैया सेल किसको कहते हैं, तो आप लोग फटाक से बोल दोगे सर हमने पढ़ा है कि ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसको हम सेल कहते हैं। यही बताते हो ना कि सेल किसको कहते हैं, तो बोले सर सेल में क्या है, जहाँ पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसा कोई इक्विपमेंट होता है, ऐसा कोई उपकरण होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल बोल देते हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट कि सेल वह उपकरण है जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। लेकिन ये कैसे होता है ये अपन थोड़ा सा इसके अंदर देखें, उसके बाद अपन मेन अपने जो टॉपिक है उसके ऊपर आएंगे। तो जैसे देखिए सेल का स्ट्रक्चर यहाँ मैंने बना रखा है। सेल के अंदर क्या होती है, दो प्लेटें होती है ना, और बीच में विद्युत अपघट्य भरा हुआ होता है, एक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। यहाँ पर उस विद्युत अपघट्य के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शंस होती है, और उस रिएक्शंस के थ्रू एक प्लेट के ऊपर जो है वो ऋण आवेश जमा हो जाते हैं और दूसरी प्लेट पर धन आवेश जमा हो जाते हैं, और वो दोनों प्लेटें जो हैं वो इलेक्ट्रोड्स की तरह कार्य करती है। और एक प्लेट जो है जिस पर ऋण आवेश जमा हो जाते हैं उसको हम एनोड कह देते हैं, और जिस पर धन आवेश जमा होते हैं उस पर कैथोड उसको अपन कहते हैं। जहाँ माइनस माइनस आवेश एक तरफ इकट्ठित हो जाते हैं तो वहाँ का जो विभव है वो माइनस वी हो जाता है, जहाँ पर धन धन होता है तो वहाँ पर प्लस वी हो जाता है। तो निश्चित रूप से इन दोनों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर मान लीजिए यहाँ पर आपका 4 वोल्ट है, यहाँ पर -3 वोल्ट है, तो ये 7 वोल्ट इसका विभवांतर इसमें पैदा हो जाता है। जब विभवांतर पैदा होगा तो धारा बहेगी निश्चित रूप से। तो ये धारा किस प्रकार से इसके अंदर फ्लो हो रही है, तो पहली चीज़ तो मैंने बताई कि जो आपकी रिएक्शन होती है अंदर विद्युत अपघट्य की, उससे ये जो है एनोड और कैथोड में ये प्लेट्स चेंज हो जाती है और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, और ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाता है। अब ये बात तो समझ में आती है कि यहाँ से जैसे करंट फ्लो कैसे होता है, भाई इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहता है उसके अपोजिट दिशा में करंट बहता है। तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के मान लीजिए ऐसे जा रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन निकल के धन की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो यहाँ से निकल कर इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ थ्रू रेजिस्टेंस, इस बल्ब इसके थ्रू होता हुआ वो वापस कहाँ जाता है, इस प्लेट पे आ जाता है, कैथोड पर आ जाता है, यहाँ तक वो आ जाता है। लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूवमेंट करके वापस यहाँ तक आता है। ये इम्पोर्टेंट इसमें जो समझने वाली बात है कि यहाँ से धन वाली प्लेट है, इस धन वाली प्लेट के यहाँ से ये निकल के वापस यहाँ तक आता है। तो कैसे आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो ऋण आवेश है, तो ये इस तरफ ऋण प्लेट की तरफ तो आना नहीं चाहिए। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके अनुसार तो ये यहाँ पर जाना चाहिए जो बाहर चल रहा है पूरा, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पर आता है। क्यों आता है, उसके पीछे जो है रेडॉक्स रिएक्शन जो रहती है ये जिम्मेदार होती है। यहाँ पर अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है, जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, मतलब कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। वो ऊर्जा क्या करती है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव करती है, यहाँ से धक्का देती है इस तरफ, तो ये उस ऊर्जा को प्राप्त करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है। मतलब वो ऊर्जा जो है वो इसके बीच में जो विद्युत बल है उससे भी ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूवमेंट करते हुए यहाँ आ जाते हैं, फिर यहाँ से वापस यहाँ होके इस टाइप से ये मूवमेंट करते रहते हैं, और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। तो बेसिकली यहाँ अंदर जो है विद्युत अपघट्य के अंदर जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है, जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, उसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस ऊर्जा से
यहाँ तक आने में इसको कार्य करना पड़ता है और वो बल लगता है जिसकी वजह से ये खींच के इस तरफ आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह लगातार आपका चलता रहता है। तो ये पूरी जो सेल की जो क्रियाविधि है थोड़ी सी ये हमने समझाई कि इसके अंदर जो दो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दोनों टर्मिनल भी बोल सकते हैं इनको, और इनके बीच जो है इलेक्ट्रॉन लगातार मूवमेंट करता रहता है, ऐसे ऐसे यहाँ से जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो करंट इसकी अपोजिट दिशा में ऐसे मूवमेंट करता रहता है। तो ये जो चीज़ है ये आपकी जो है सेल की क्रियाविधि है। इसके बाद हम जो है अपने टॉपिक का पहला जो सिलेबस के अंदर टॉपिक है ईएमएफ या विद्युत वाहक बल, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ईएमएफ या विद्युत वाहक बल वास्तव में ये कोई बल नहीं है ना। ये प्राचीन समय में इसका नाम रख दिया गया है बल, लेकिन ये कोई जैसे इसके पीछे जो लिखा हुआ है विद्युत वाहक बल या ईएमएफ का पूरा फॉर्म भी अपन देखें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये है। तो ये कोई फोर्स नहीं है, कोई बल नहीं है, ये वास्तव में एक विभवांतर है ना। और वो विभवांतर कब है, जब अपन बात करते हैं कि जब दोनों इलेक्ट्रोड हैं आपके, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं इन इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर है, जबकि वो करंट उसके अंदर फ्लो नहीं हो रहा हो, किसी भी सेल के अंदर करंट जब फ्लो नहीं हो रहा हो और उस समय दोनों जो आपके इलेक्ट्रोड हैं उन इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होगा उसी को हम विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कहेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि विद्युत वाहक बल या उसको ईएमएफ कहते हैं अपन। तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यह बल नहीं है, ये कोई फोर्स नहीं है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर है जबकि कोई धारा नहीं बह रही हो, अर्थात परिपथ खुला हो, यानी कि सर्किट के अंदर और कोई चीज़ जुड़ी हुई नहीं हो, सिर्फ सेल ही हो, और उस समय उस सेल के या उन दो इलेक्ट्रोडों के सिरों के ऊपर जो विभवांतर होता है उसी को ईएमएफ कहते हैं। अब सामान्य बात कर लेते हैं अपन कि मान लीजिए अपने पास में एक टार्च है, उस टार्च के अंदर अपन ने 2-3 सेल डाल रखे हैं, है ना। हमने देख लिया भैया कि यार सेल चल नहीं रहा है, तो अब हम एक सेल लेके आते हैं, बाज़ार जाते हैं हम और बाज़ार जाके एक सेल लेके आए, मान लीजिए एक ड्राई सेल अपन लेके आते हैं। तो ड्राई सेल का जो ईएमएफ होता है ना, वो कितना होता है 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है। एक ड्राई सेल का ईएमएफ कितना होता है 1.5 वोल्ट होता है। अब 1.5 वोल्ट आप लेके आए, उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है 1.5 वोल्ट, लेकिन क्या वो 1.5 वोल्ट पूरा के पूरा हम यूज़ करते हैं, ये देखने वाली बात है कि क्या 1.5 वोल्ट जो है आपका पूरा के पूरा यूज़ होता है या नहीं होता है। अगर हम उसको बैटरी में मान लीजिए आप 3 सेल लिया है 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 कुल मिला के कितना हो गया ये, या 4 सेल लिया है आप प्लस 1.5, तो ये 6 वोल्ट आपका हो गया है ना। चारों को आपने एक टॉर्च में डाल दिया या अपनी बैटरी जो प्रैक्टिकली हम बनाते हैं उसको बना के आपने चारों को जोड़ दिया सीरीज के अंदर, तो 6 वोल्ट हो गया। तो क्या 6 वोल्ट से हम उसमें जब डालेंगे तो देखेंगे तो 6 वोल्ट का करंट प्राप्त हो रहा है क्या, नहीं। जब हम उसको फ्लो करेंगे, उसके अंदर अपन करंट फ्लो करेंगे तो हमें पूरा के पूरा विभवांतर प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको देखने के लिए जो हम हैं वो एक एग्जाम्पल की सहायता से अपन उसको समझते हैं। चलिए ये एक एग्जाम्पल हम लेके और इससे अपन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मैटर होता है ईएमएफ का। तो मान लीजिए अपन ने 4 सेल लाए, उन चारों को हमने जोड़ा, उसकी बैटरी बनाई, तो वो बैटरी 6 वोल्ट की रही और एक रेजिस्टेंस हमने सामने यहाँ पर जोड़ दिया है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन जो भी अपन लेना चाहें, मान लीजिए अपन 2 वोल्ट इसका 2 ओम इस रेजिस्टेंस को हम लेते हैं, 2 ओम का रेजिस्टेंस हमने लिया है। अब यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होकर इधर जा रहा है। तो सामान्य तौर पे क्या होना चाहिए, अगर इस सर्किट को अपन देखें तो ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस सर्किट को यदि अपन देखें तो क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि चूंकि V = IR की बात हम कर रहे हैं तो करंट कितना फ्लो होना चाहिए इसके अंदर, तो I = V/R
इस फार्मूले से वोल्टेज कितना है 6, रेजिस्टेंस कितना है 2, मतलब कुल मिला के 3 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो होना चाहिए। 3 एम्पियर का करंट अंदर जाना चाहिए। जब 3 एम्पियर का करंट यहाँ जाएगा, मान लीजिए आपका ये 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ पर 3 एम्पियर का करंट अंदर जा रहा है, तो ये आई हो गया, ये आर हो गया, तो आई इंटू आर मतलब 6 वोल्ट हो गया। तो ऐसा होना चाहिए कि ये अगर परिपथ सामने है और सामान्य रूप से हम देखें तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि ये करंट जो है कितना 3 एम्पियर का अंदर से होकर बहेगा, क्योंकि 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों का यदि गुणा भी करें तो 6 वोल्ट आ रहा है। परंतु जब अपन प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रायोगिक रूप से जब हम देखते हैं इसी को, कि हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई और एक रेजिस्टेंस 2 ओम का लिया और यहाँ पर हमने इस अमीटर के अंदर करंट देखा, इस अमीटर के अंदर हमने करंट देखा, तो हमको 3 एम्पियर नहीं मिलता है। यहाँ पे 3 एम्पियर नहीं मिलेगा। 3 एम्पियर की जगह हमको 2 एम्पियर ही करंट यहाँ पे फ्लो होता हुआ मिलेगा। प्रायोगिक रूप से यदि हम देखेंगे तो आई इक्वल टू हमको यहाँ पे हमने देखा तो 2 एम्पियर की धारा ही इसके अंदर मिल रही है। अब जब 2 एम्पियर की धारा मिल रही है तो यहाँ जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो इस वोल्ट मीटर के अंदर आपका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर की धारा यदि यहाँ से जा रही है तो 2 दूनी 4, तो 4 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो 4 वोल्ट आपको दिख रहा है और यहाँ देख रहे हो आप तो 2 एम्पियर आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमने सोचा था कि ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से जो करंट 3 एम्पियर का जा रहा है और यहाँ वोल्टेज हमको 6 वोल्ट यहाँ से दे रहे थे, तो 6 वोल्ट यहाँ मिलना चाहिए था, वो 6 वोल्ट यहाँ नहीं मिल रहा है। दूसरी बात हमने ये देखा प्रायोगिक रूप से कि जो अमीटर के अंदर 3 एम्पियर का करंट फ्लो होना बताना चाहिए था उसको, धारामापी को, तो उसकी जगह वो हमको 2 एम्पियर का ही बता रहा है, यहाँ पर 4 वोल्ट बता रहा है। तो दिया तो हमने 6 वोल्ट था, यहाँ से बैटरी तो हमारे पास में 6 वोल्ट की थी, लेकिन यहाँ हमको बाहर जो सर्किट में प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 4 वोल्ट ही प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि 2 वोल्ट कहाँ गया। 2 वोल्ट जो हमने, हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी थी और वो 2 वोल्ट जो है वो कहाँ गया। तो उस 2 वोल्ट के लिए एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध। भाई ये 2 ओम तो बाह्य प्रतिरोध है, तो कहीं ना कहीं वो 2 वोल्ट जो था, इस 6 वोल्ट में से ये 4 वोल्ट निकाल दो, तो जो ये 2 वोल्ट था, ये 2 वोल्ट कोई ना कोई खा गया है, कहीं ना कहीं ये 2 वोल्ट चला गया है। तो वो 2 वोल्ट कहाँ ख़त्म हुआ है ये देखने के लिए फिर एक नया उसमें देखा गया, तो एक नया टर्म, नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर आता है, वो है आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इस सेल के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि ये इलेक्ट्रॉन जब कैथोड से एनोड की ओर बढ़ता है, बाहर तो चल गया, मान लीजिए ये आपका 2 वोल्ट का था, 2 ओम का रेजिस्टेंस था, तो ये तो बाहर वाला हो गया। अब अंदर जब गए, आप अंदर गए, तो ये यहाँ से कैथोड है, इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता हुआ एनोड की तरफ आ रहा है, धन प्लेट से ऋण प्लेट की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है ये भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पर इसको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया से, और वो मूवमेंट करता हुआ इधर आ रहा है। तो ये मूवमेंट करता हुआ जब इधर की तरफ आता है तो ये जो विद्युत अपघट्य है, इसके आयन्स होते हैं यहाँ बहुत सारे, ये इन आयन्स से टकराता है, आयन्स से ये टकराता है। टकराने के कारण जो है इसकी मूवमेंट, इसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये रुकावट, इलेक्ट्रॉन्स के बहने में रुकावट पैदा होती है। किसके कारण होती है, विद्युत अपघट्य के आयनों के कारण। तो इन विद्युत अपघट्य के आयनों के कारण इलेक्ट्रॉन के जो गति करता है उसमें रुकावट आ जाती है, इसको ही हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और आपका जो ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट यहीं ख़त्म हो जाता है, इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में आने में 2 वोल्ट यहाँ ख़त्म हो जाता है, बाकी का 4 वोल्ट आपका 2 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू ख़त्म हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आंतरिक प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट है कि आंतरिक प्रतिरोध से हम क्या समझते हैं या आंतरिक प्रतिरोध हम किसको बोलते हैं। तो हम सामान्य रूप से समझा सकते हैं कि जब जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में गति करता है तो विद्युत अपघट्य के आयन उसे रोक देते हैं, उसके मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। यही रुकावट जो है उसकी सेल की आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। और ईएमएफ
के बारे में हम पहले बता ही चुके हैं आपको कि ईएमएफ किसको बोलेंगे। ईएमएफ समझा चुके हैं, आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब एक और टर्म आपकी रह जाती है, वो टर्म होती है टर्मिनल विभवांतर। कि टर्मिनल विभवांतर किसको कहते हैं। तो देखिए टर्मिनल विभवांतर की बात अपन करते हैं तो टर्मिनल विभवांतर जैसे ये इसी से अपन ले, इसी का अपन बात करें कि अपन ये बोल रहे हैं कि बाहर यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो हो रहा है वो 4 वोल्ट जा रहा है ना, और अंदर यहाँ पे यहाँ से कितना खर्च हो रहा है, 2 वोल्ट खर्च हो रहा है। तो जब आप सेल की बात करते हो, सेल के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है परिपथ के अंदर, मतलब परिपथ बंद है, क्लोज सर्किट है, उस समय दोनों टर्मिनलों के बीच, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, दोनों टर्मिनलों के बीच में बाहर वाला हिस्सा, परिपथ का बाहर वाला, अंदर वाले से मतलब नहीं, जो बाहर वाले हिस्से के बीच में जो विभवांतर होता है, उस विभवांतर को टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। कि जब परिपथ के अंदर विद्युत धारा बह रही होती है और उस समय परिपथ के बाहरी हिस्से में जो विभवांतर होता है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, तब जब हम बोलते हैं उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। इसे बहुत सारे टीवी से बताते हैं और बहुत सी जगह इसको वी से बताते हैं, तो सामान्य तौर पर इसको वी से बताते हैं। तो जब पूरा देखो, आपको तीनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ईएमएफ, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध। ईएमएफ किसको बोलेंगे, जब सेल खुले परिपथ में हो, कहीं उसको कनेक्शन नहीं कर रखा हो, उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस या जो विभवांतर है, वो विभवांतर आपका क्या कहलाता है, ईएमएफ। जैसे मैंने लिया था कि ये बैटरी है, ये बैटरी, इसको अपन ने दोनों तरफ से नहीं जोड़ रखा था, तो ये 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट एक्चुअली क्या है, इस पूरे उदाहरण के अंदर ईएमएफ है 6 वोल्ट। क्लियर, 6 वोल्ट तो ईएमएफ हो गया। अब इस एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, तो इस एग्जाम्पल में दूसरी टर्म ईएमएफ को मैं फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। ईएमएफ क्या है, किसी भी सेल के या किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रोडों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर, जबकि सेल या वो इलेक्ट्रोड काय में हो, खुले परिपथ में हो, उससे कोई धारा नहीं बह रही हो, तो वो दोनों सिरों के बीच में, उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होता है, उसी को ईएमएफ या विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ हमने 4 सेल लिए थे, उन चारों सेलों को हमने जोड़ दिया था, एक सिरे से दूसरे सिरे दोनों पे नापा हमने, तो 6 वोल्ट आया, 6 वोल्ट उसका ईएमएफ है। क्लियर। सेकंड चीज आती है आपकी टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर किसको बोलते हैं अपन, कि जब हमने सेल को उसमें जोड़ दिया, इसके अंदर जोड़ दिया हमने सेल को, सर्किट के अंदर सेल को जोड़ दिया, धारा भी बहने लगी, धारा बहने लगी, तो इस सेल के बाहर, ये सेल का एक पॉइंट है, ये सेल का दूसरा पॉइंट है, मतलब एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड है, चाहे यहाँ से भी बता सकते हैं। तो इसके बाहर के हिस्से में जब करंट फ्लो हो रहा हो, उस समय इसके बाहर के, सेल के बाहर के हिस्से में जो दोनों पॉइंट्स हैं, इनके बीच जो विभवांतर है, वो विभवांतर टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। तो टर्मिनल विभवांतर किसको बोलेंगे, कि जब परिपथ के अंदर विद्युत धारा बह रही हो और उस समय उन सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवों के अंतर को, पोटेंशियल डिफरेंस को, विभवांतर को हम टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। तो यहाँ की जब हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, तो देखो इसके इस सिरे में और इस सिरे के बीच में वोल्टेज कितना आ रहा है, 4 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो टर्मिनल वोल्टेज जिसको हम वी से बताते हैं, वी कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट हो गया है। अब तीसरी चीज़ आपकी आंतरिक प्रतिरोध, कि आंतरिक प्रतिरोध किसको बोलेंगे, तो हमने आंतरिक प्रतिरोध भी आपको समझाया था कि जब सेल के अंदर जब आप करंट फ्लो कर रहे हो, विद्युत धारा निकाल रहे हो, उस समय सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड से लेकर दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रॉन गति करता है, और इलेक्ट्रॉन की गति करने से उसके जो आयंस होते हैं, विद्युत अपघट्य के आयंस, वो उसमें रुकावट पैदा करते हैं, उसको हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका कितना वोल्टेज खत्म हो रहा है, 2 वोल्ट। इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर कितना, इस रुकावट की वजह से 2 वोल्ट खत्म हो रहा है आपका। तो ये जो I और R कुल मिला के अगर इसकी वोल्टेज अपन करें तो I इंटू R, तो R जो रहेगा वो कितना आ जाएगा आपका, 2 वोल्ट। V इक्वल टू I इंटू R। ये इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको अपन स्मॉल r से बोलेंगे, तो V। तो देखिए इसमें जो आपका ये दो चीज़ तो ये हो गई 6 वोल्ट, और जो अब जो
इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R और जो धारा बह रही है उन दोनों का गुणा 2 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। तो जो आपका तीसरी चीज़ है वो I इंटू R इज इक्वल टू कितना होगा 2 वोल्ट। 2 वोल्ट क्यों? I इंटू R, R क्या चीज़ है यहाँ पर? आंतरिक प्रतिरोध। तो यदि अपन इसको देखें तो देखो आप 6 वोल्ट बराबर हो रहा है 4 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, ठीक है। तो 6 वोल्ट को अपन क्या बोल रहे हैं? E है ना, विद्युत वाहक पर 4 वोल्ट को अपन बोल रहे हैं टर्मिनल V प्लस ये आपका I इंटू R। तो ये एक रिलेशन भी बनता है जिसको अपन अगले वीडियो के अंदर प्रूव करेंगे कि सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसका प्रैक्टिकल मैंने पहले करके बता दिया आपको कि किस तरीके से ये होता है पूरा के पूरा, ये आपको समझ में आया होगा। ये पूरा तीनों टर्म आपकी क्लियर कर दी गई है। एक पॉइंट और अब रह जाता है, जैसे कि अपन आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर, EMF, इन तीनों के बारे में बात कर दिए। अब प्रश्न इस प्रकार से आता है इसके अंदर कि आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं और इसको प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक प्रतिरोध को कौन कौन सा फैक्टर जो है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पर जो लग रहा है, इन दोनों को, इस इंटरनल रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके अंदर जो इसको प्रभावित कर सकते हैं, तो उसकी बात भी अपन कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से 4 फैक्टर जो होते हैं वो आप देखें, समझें यहाँ पर एक एक करके, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले फैक्टर या कारक कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने लिख रखा है यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला है विद्युत अपघट्य की सांद्रता। विद्युत अपघट्य जो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में भरा हुआ है यहाँ पर, इसकी सांद्रता बढ़ाना मतलब कि अणुओं की संख्या क्या करना, जो केमिकल अंदर है उस केमिकल में अणुओं की संख्या को बढ़ा देंगे। अणुओं की संख्या को जब अपन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयंस ज़्यादा होंगे। आयंस ज़्यादा होंगे तो जो आपका इलेक्ट्रॉन बेचारा यहाँ से यहाँ आ रहा था, तो उसको आने में जो आयंस टक्कर दे रहे थे, तो टक्कर देने वाले लोग और ज़्यादा हो जाएंगे अंदर। टक्कर देने वाले लोग ज़्यादा आ जाएंगे मतलब कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, और ज़्यादा आ जाएगा। तो जब हम विद्युत अपघट्य की सांद्रता को बढ़ा देंगे, तो बढ़ा देंगे, मैंने इसको अप के उससे बता रखा है कि इसको जब अपन बढ़ा देंगे तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? एक पॉइंट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत अपघट्य के अंदर आयनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। आयनों की संख्या ज़्यादा होने से टकराने वाली इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा टकराएगा तो उसका मोमेंट धीरे हो जाएगा, और मोमेंट धीरे हो जाएगा मतलब कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। सेकंड पॉइंट आपका जो दे रखा है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रोड है, अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को यदि दूर कर दिया जाए और दूर कर दिया जाए, तो पहले बेचारा इलेक्ट्रॉन को यदि ये पास थे तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में इतनी ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ रही थी, तो रेजिस्टेंस कम था। यदि इसको अपन और बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फिर इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसको ज़्यादा आयनों से टकराएगा वो, और ज़्यादा रेजिस्टेंस, ज़्यादा रुकावट उसके मार्ग में आएगी। तो निश्चित रूप से जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर मैंने यहाँ बता रखा है कि दूरी को यदि बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट, डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। अब ये जो यहाँ पर अपन ने जो दोनों इलेक्ट्रोड रख रखे हैं, इन इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल कितना डूबा हुआ है, मतलब कहाँ तक इसके अंदर आपका जो है सॉल्यूशन भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य कहाँ तक भरा हुआ है। अब ज़्यादा अगर भरा हुआ होगा, जितना ज़्यादा या अंदर डूबे हुए होंगे, मान लीजिए ये दोनों ही अपन थोड़ी सी देर के लिए मान लें कि ये दोनों इलेक्ट्रोड है आपके। अब ये इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए इतना ही ये डूबे हुए हैं, यहाँ तक डूबे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन को बेचारे को यहाँ से ही निकल के यहाँ तक आने में इतनी जगह में ही आना है उसको। यहाँ से निकल के वो यहाँ तक आ पाएगा, यहाँ से निकल के यहाँ तक आ पाएगा। लेकिन यदि इसको अपन ज़्यादा डुबो देते हैं, मतलब सपोज करें अपन इतना डुबो देते हैं इसको, पूरा इतना अगर अंदर डुबो देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को फटाक से इधर भी पहुँच सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो वो ज़रूरी नहीं वो इधर ही आएगा, वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप इन इलेक्ट्रोडों को विद्युत अपघट्य के अंदर डुबोगे, उतनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर आ रहा है उसको आने के लिए जगह ज़्यादा मिल जाएगी सामने वाले पे, और सामने वाले पे जगह ज़्यादा मिल जाएगी, वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट में आसानी हो गई, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट में आसानी हो गई, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो तीसरा पॉइंट जो है कि डूबे हुए इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल यदि अपन बढ़ाएंगे तो
तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से दूसरे इस पे चला जाएगा। फिर चौथा, विद्युत अपघट्य का ताप। विद्युत अपघट्य का ताप, जो विद्युत अपघट्य इसके बीच में भरा हुआ है, इसका ताप यदि आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, ताप बढ़ाने से क्या होता है, श्यानता जो है वो कम हो जाती है, और श्यानता कम हो जाएगी मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी मोबिलिटी या उसकी गतिशीलता जो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। गतिशीलता बढ़ जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दूसरे इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा। इस यहाँ से निकला और यहाँ पे आराम से दूर है सब आयन, तो बहुत आराम से वो यहाँ आ जाएगा। बहुत आराम से आ रहा है, इसका मतलब उसका रुकावट नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। तो चौथा पॉइंट आपका क्या हुआ कि विद्युत अपघट्य का ताप आपने बढ़ाया तो उससे भी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई। तो ये चारों पॉइंट जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस को इफेक्ट देते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन कौन सा, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाते हो, आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, आयनों की संख्या बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी बढ़ाओगे, बीच की दूरी बढ़ाने से भी इलेक्ट्रॉन को इधर आने में ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा टकराएगा वो, उससे भी उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल आप इलेक्ट्रोडों को अंदर डुबो दोगे, ज़्यादा स्पेस मिलेगा इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर आने के लिए, वो आसानी से आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। चौथा, विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, श्यानता कम हो जाएगी, जिससे आयन्स दूर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर आ जाएगा। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका जो है आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इस पर भी हमने चर्चा कर ली। टर्मिनल विभवांतर पे भी चर्चा कर ली, EMF विद्युत वाहक बल पे भी चर्चा कर ली। ऐसी आशा है आपको ये तीनों चारों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ऐसा समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।